हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो है एग्ज़ाम आप लोगों का 6 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है? और उसके लिए जो है हमने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन जो है क्लास के साथ हाज़िर हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 6 मार्च का जो है क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आप लोग यहाँ से मैच होते हुए देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रश्नों को उठाया है, बिल्कुल ही आप लोगों के हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस क्लास में जो है कराने की कोशिश किया हुआ है। क्योंकि देखिए जो आप लोग का रेलवे का इस टाइम में एग्ज़ाम हाल ही फिलहाल में जो हुआ है, उसमें जो देखा गया प्रश्न का लेवल और जिस तरीके के जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया, उसके आधार पे मैंने जो है ये क्लास बनाया हुआ है। और बिल्कुल आपको जो है ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट हो। ठीक है, तो 6 मार्च जिनका भी पेपर है किसी भी शिफ्ट में हो, आप आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो 6 मार्च के लिए, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है? फिर से कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप किसी भी दिन दे रहे हो तो इस क्लास को देख लेना, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को मैथ भी मिलेगा, आपका साइंस भी मिलेगा, आपका जीके भी मिलेगा और आपका जो है रीजनिंग भी मिलने वाला है। तो ये चारों सब्जेक्ट जहाँ से आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, हर एक टॉपिक के, हर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊँगा, जैसा कि इस समय जो है रेलवे का पैटर्न बना हुआ है। तो आप कोशिश करना कि पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लो, जिससे आपका एक सीट जो है कन्फर्म हो जाए, ठीक है? तो एक सीट पक्का करने के लिए आप लोग क्लास को अंत तक देखो। चलिएगा, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास और जो है क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी मेरे दोस्त नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको केवल और केवल यहीं पे मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, तब तक ये क्लासेज़ आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती रहेगी। पहला प्रश्न जो है साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कह रहा है भौतिकी का प्रश्न है फिजिक्स का कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसका वेग दोगुना कर दिया और उसका वेग दोगुना कर दिया जाए। किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करना है, ठीक है? और उसका वेग जो है 2 गुना कर दें, तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? उसके गतिज ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फ़ॉर्मूला आपको मालूम है 1/2 mv स्क्वायर। इसने कहा है कि उसके द्रव्यमान को आधा करना है यानी 1/2 और मास को करना है आधा यानी m है तो इसका 1/2 कर दो v। वेग जो है 2 गुना करना है, v का वैल्यू कितना करना है 2 गुना। 2 गुना का मतलब 2 का वर्ग करोगे 4, 4 जो है v हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना जो है टोटल वैल्यू आपको मिलेगा। तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बनेगा? ये जो है आप लोगों का यहाँ से 2 दूना का ये 4 कट जाएगा, यानी कि आप देखोगे mv स्क्वायर बच रहा है। पहले कितना था? आधा था, अब कितना है? mv स्क्वायर। ये पहले 1/2 मतलब आधा mv स्क्वायर था, तो ये कितना लग रहा है आपको? 2 गुना नहीं दिखाई दे रहा है? आधा से 1 हो जाए कोई भी चीज़, आधा से 1 तो 2 गुना ही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। रसायन विज्ञान का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ये जो है आप लोगों को एग्जाम हॉल में प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाएगा। तो आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है इसको किस समूह में रखा गया है? तो समूह 17 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में यूरिया का जो है निर्माण मुख्य रूप से किस अंग से होता है? देखिए हर एक टॉपिक के प्रश्न लिया हूँ, हर एक जो है आप लोगों के एग्जाम में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछता है, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी भी 2 दिन का समय है आप लोगों के पास, ठीक है? तो लग जाओ। फिर से कह रहा हूँ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा और हर एक क्लास अब जो है महत्वपूर्ण है आपके अंतिम दिनों में। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यह कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर
बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लाभ और हानि से रिलेटेड गणित का प्रश्न आ चुका है कि एक दुकानदार अपनी जो है वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और जो है 10% का छूट देता है, तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेनी है तो ये जो प्रश्न आपके सामने है इसको सॉल्व करना आपको बिल्कुल आना चाहिए, और कम समय में और बेहतर तरीके से सॉल्व करने को आपको केवल और केवल यहीं पे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अगर मान लो कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो यहाँ से 20% अधिक करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 120। कोई भी सामान आपके पास 100 रुपया का है तो उस पे 20% अधिक आप अंकित करें, यानी कि 120 रुपया हो गया। उसका प्राइस जो है आपने कर दिया 120, था कितना 100 रुपया। फिर कह रहा है कि भाई साहब 10% का छूट दे दो, मतलब अगर सामान 100 रुपया का होता तो आप जो है उसको बोलोगे कि भाई साहब 90 रुपया में हम आपको दे रहे हैं, मतलब 10% आपको छूट दे रहे हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, 12 नैया 108। मतलब हमने देखा कि 100 रुपये का सामान ये जो है हमने कितने रुपये में दिया 108 रुपये में। 100 रुपये का सामान 108, कितना रुपये का जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 8% का। 8% का प्रॉफिट का कमाए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो है प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से कहा रहा है कि ए और बी मिलकर जो है एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये टाइप जो आप कर रहे हो बिल्कुल ये रामबाण प्रश्न है, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे, आप लोग समझने की कोशिश करोगे। इसमें जो बोला है उतना ही अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल कभी भी जो है गलती नहीं करोगे। ए और बी मिलकर जो है कितने दिनों में 12 दिनों में कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है भाई साहब अकेले जो है इस काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 60। 12 के पहाड़ में 12 पच्चीस 60, 30 के पहाड़ में 30 दूना का 60। जब मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि बी जो है एक दिनों में कितना काम करता है भाई साहब 2, और ए और बी मिलके कितने काम करते हैं 5। ए और बी दोनों साथ में मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है। तो जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो ए द्वारा पता चल जाएगा कि कितना काम किया जाता है 3। मतलब ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, जिसमें से ए करता है 2 काम और बी करता है, ए करता है 3 काम और बी काम करता है 2। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया कि भाई साहब अगर टोटल काम अगर ए द्वारा कराया जाए तो यहाँ पे कितना समय लगेगा। टोटल काम हमने निकाला है 60 और ये जो है एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 20 तिया 60 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर जो है समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्षेत्रमिति का जो है प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड है कि एक वेलन की जो है त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करें। ये जो है टॉपिक आपके लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। सबसे पहले क्षेत्रमिति के प्रश्नों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग हर एक जो है क्षेत्रमिति के फॉर्मूले हैं उसको याद रखो। गोला, शंकु, वेलन, आयतन, ये सारे के सारे जो है प्रश्न जो है आप लोगों के याद होने चाहिए फॉर्मूले, तो ही ये प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले देखो कहा है कि इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बेलन है, बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आप लोगों के सामने 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। अब देखो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, फिर आर का वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या कितना है 7, यहाँ पे 7 रखो, कोष्ट, कोष्ट का मतलब गुणा, आर और एच को जोड़ दो, आर कितना है एच कितना है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 10, तो 10 और 7 यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 17। ये 7 से ये 7 कट गया, ये हो जाएगा 22 दूने 44, यानी कि 17 गुणे 44 कर दो आप, कितना कर दो 17 गुणे यहाँ से 44, कितना हो जाएगा 17 चौके 68, 68 के 8 आना चाहिए इकाई का अंक। हमारा जो है ऑप्शन नंबर
बी में ही केवल जो है 8 दिया गया, मतलब आप गुणा करोगे तो 748। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता। सादृश्यता जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। रीजनिंग का है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसने कहा है भाई साहब, अगर आप देखोगे इसने कहा है कि 7 6 का संबंध 42 से है, तो 9 का संबंध उसी प्रकार आपको किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। जो भी आपको लॉजिक लगाया गया है पहले 6 से 42 होने में, वही लॉजिक 9 से जो है आप लोगों को लगाना है। अगर आप देखोगे तो 6 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 6 7 42, उसी प्रकार 9 में जो है 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, जो कि हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब ये तो लॉजिक जो हमने लगाया बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से भी नहीं मिलता है। हम तुरंत ही लॉजिक बदलेंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 6 का वर्ग 36, और 36 में फिर 6 जोड़ देते हैं तो 36 6 कितना होता है 42। बात बन गया मेरा। लेकिन फिर यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे 9, 9 को भी वर्ग कर लो, कितना होता है 9 9 81, और फिर आपको वही संख्या देखो यहाँ पे 6 का वर्ग करो 6 जोड़ो, तो 9 का वर्ग करो 9 जोड़ो तो 9, ये कितना हो जाएगा 81 9 90 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग नहीं करोगे तो नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि किसी कूट भाषा में वर्क को जो है ये लिखा जाता है तो डॉन को जो है क्या लिखा जाएगा, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, स्टार लगा लेना। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला चैप्टर आप लोगों के सामने है। बेहतर तरीके से इसके प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे इसने कहा है कि डी को लिखा गया है 4, ओ को लिखा गया है 12, आर को लिखा है 9, के को लिखा है 16। आप देखोगे तो डब्लू का अगर कोड देखोगे तो ये होता है भाई साहब 23 पे, पर लिखा है 4। जब मैंने देखा 4 लिखा है यानी डब्लू का अपोजिट हमें समझ में आ गया डी होता है, डी का ही कोड लिखा गया है। मतलब आपको अपोजिट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये जो है इसका अपोजिट डी होता है, इसका अपोजिट एल होता है, इसका अपोजिट आई होता है, और इसका अपोजिट के का अपोजिट पी होता है, और इसी के वैल्यू लिख दिया। ये 4 एल होता है, 12 पे आई होता है, 9 पे पी होता है, 16 पे, यही लिखा गया है यहाँ पे, देख रहे हो। तो यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली आपको सोचना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आप भी कर सकते हो। डी का अपोजिट डब्लू होता है यानी कि 23, ये वाला अक्षर दोनों ही गलत। ओ होता है 15 पे, 15 में 15 का अपोजिट 12 एल एल हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग के 15 वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मुझे लगता है आप आसानी से जो है इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है फटाफट से आप बताएंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग तो बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। देखिए इसने क्या किया है, सबसे पहले कि व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ पे है तो हम ऊपर चलेंगे तो 10 किलोमीटर चलेंगे उत्तर। फिर कह रहा है कि फिर जो है दाहिने मुड़ना है, तो दाहिना ये है ये, और कितना चलना है 5 किलोमीटर, और फिर अंत में जो है दाएं मुड़ना है, दाहिना साइड यानी कि नीचे की तरफ होता है दाहिना। फिर जो है आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चल गया। अब वह जो है अपने घर से किस दिशा में है ये हमें पता करना है। वह तो यहाँ पे था भाई साहब घर उसका, इधर चला,
फिर इधर मुड़ा, फिर इधर आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ से जो है इसकी जो है ये दिशा कौन सी हो रही है, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो दूरी कितना है, ऊपर देख लो 5 है, तो नीचे भी ये तो 5 की ही होगी, तो 10 वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, और 5 क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। 5 ये कौन सा दिशा है, पूरब दिशा है, ये वाला दिशा पूरब है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के नियम से किस नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि जड़त्व के नियम न्यूटन के किस गति के नियम को कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जो है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में बोला गया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जब भी बोलेगा, श्रेणी क्रम कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ने की जो काम करोगे आप लोग, ये होता है समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको वीवीआई करके नोट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। केमिस्ट्री से बार बार एक फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे जिसमें जो है बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने बताया है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि की चाल सबसे जो है अधिक किस जो है माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है ठोस में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ठोस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जीव विज्ञान से प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी लोगों को मालूम होगा कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह, डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताओगे। मानव नेत्र के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जिनने बताया है रेटिना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बांध में जमा पानी में कौन सी जो है ऊर्जा संचित होती है। बांध में जमा पानी में कौन सी जो है ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है अनुपात वाला प्रश्न है, अनुपात समानुपात चैप्टर से गणित का, कि जो है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, तो ए सी का वैल्यू पूछा गया। देखिएगा यहाँ पे अंत में जो पूछा गया है वो बहुत मैटर करता है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए यहाँ पे। और सबसे पहले देखोगे आप लिखोगे ए अनुपात बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने दिया है 3:4, फिर कह रहा है बी अनुपात सी, कितना दिया है बी अनुपात सी 8:9, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, यहाँ से 8 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। देखो हमें से पूछा गया ए और सी, बी का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, इसको हटा दो, 9 चौका 36। अब देखो इसको काटो, ये 12 के पहाड़ में 12 दूना 24, और ये जो है
12 3 36 36, इसका किसका वैल्यू है, ए अनुपात सी, ये किसका है, ए अनुपात सी। तो जिन्होंने यहाँ पे बताया है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के कौन सा, सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाले का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक जो है चाहिए। एक छात्र ने 160 अंक पाता है और 50 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो कुल अंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में जितना बोला है आप उतना ही करो। इसने कहा है कि भाई साहब हमें पास होने के लिए 35% अंक लाने होंगे, ठीक है। ठीक है, पहला शर्त हमने मान लिया कि आपको जो है पास होना है तो 35% अंक जो है लाने होंगे। इसने कहा है कि जो है 160 अंक तो मुझे प्राप्त है, पर मैंने जो है 50 अंकों से जो है इस परीक्षा में जो है फेल अर्जित कर लिए, यानी कि और इसको 50 अंक हमें दे देना है, तो ये पास हो जाएगा, मतलब 35% आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम 35% बराबर इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 16 5 21, ये कट जाएगा। 35 के पहाड़ में कितना मर्त में जाएगा, 35, 35 के पहाड़ में 5 5 25, 5 15 2 17 नहीं जा रहा है। 7 के पहाड़ में 5 और 7 के पहाड़ में 30, 5 6 का 30, 6 मर्त में जा रहा है। कितने मर्तों में जा रहा है, 6। यानी कि 1% का वैल्यू 6 है, तो टोटल परसेंटेज कितना का होता है, 100। तो 600 का जो है ये परीक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है साधारण ब्याज 4,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 4,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पे क्या करोगे, साधारण ब्याज निकालना है तो एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, दर बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 3 5 15, 15 चौका 60, 600 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न की जो है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया जो है औसत क्या होगा। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न में जितना बोला है अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। कभी भी कहे कि औसत दिया गया है 20, इसमें जो है प्रत्येक में अगर बोल दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप क्या करो, औसत में जोड़ दो। अगर बोल दे कि और जो है प्रत्येक में जो है 2 घटा दिया जाए, तो आप औसत से घटा दो। अगर बोले कि प्रत्येक में जो है 2 से गुणा कर दो, तो गुणा कर दो, ठीक है। डायरेक्ट ही औसत आपको पता चल जाता है। तो इसने कहा है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाएगा, तो औसत में 2 जोड़ दो, नया औसत आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है कि प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो आप औसत में डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो आपका राइट उत्तर निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी परिधि जो है क्या होगी। क्षेत्रमिति का प्रश्न है, फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा नहीं, 154 है। हम पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। ये 22 के पहाड़ में कितने मर्त में कटेगा, कितने मर्त में जाएगा जी, 6, नहीं कितने मर्त में, 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7, 7 ये गुणा जाएगा, 7 7 49, 49, यानी कि स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में 49 का वर्गमूल 7, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू हमने निकाला, त्रिज्या जो है 7, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7। हमसे पूछा गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 रख लो, पाई के वैल्यू 22/7 रख लो, और गुणे आर का वैल्यू 7 रख लो। इस 7 से 7 कर दो, 22 दूना 44, सेमी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है
एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। अब देखिए, एक खंभे को पार कर रही है ट्रेन, यानी कि खुद की लंबाई को ही पार करेगी, खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो 10 सेकंड लग रहा है, यानी कि सबसे पहले देखो यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, तो आप इसको क्या कर दो, 90 को गुणा करो कितना से, या आप निकाल दो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणे सॉरी दूरी हमें निकालना है, डिस्टेंस दूरी बराबर स्पीड गुणे टाइम, यही तो होता है। यहाँ पे देखो दूरी कितना दिया है हमें पता नहीं है, हमें तो वही तो निकालना है ट्रेन की लंबाई। स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर घंटा, इसको सेकंड में लाओ, सेकंड मीटर में, तो ये होता है 5/18 से गुणा, और फिर टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। ये 18 के पहाड़े में 5 मर्द में 5 पचे 25, 25 में एक जीरो लगा दो, 250 मीटर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है? यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उससे भी बनाओगे या इसके वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट ही उत्तर एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है, मतलब थीटा जो है बराबर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 बताया। नहीं तो आप इस यहाँ पे वैल्यू रखोगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, इसका भी वर्ग कर लो, वैल्यू आपको वही मिलेगा। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, इसके लघुत्तम हो जाएंगे 4, तो 1 प्लस 3 मिलके हो जाएंगे 4/4, ये कट जाएगा तो एक ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि कप को जो है ये लिखा जाता है तो टी को क्या लिखा जाएगा? यदि कप को ये लिखा जाता है तो टी को क्या लिखा जाएगा? आप यहाँ से इसके डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को रख लो, डायरेक्ट ही ये बन जाएंगे। इसमें जो है सी को लिख लो 3, यू को लिख लो 21 और पी को लिख लो 16, जोड़ लो यहाँ से, ये हो जाएगा 24, 24 16 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार टी, TEA, तो टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, 20 5 25 1 26 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, और इसके जो है राइट उत्तर आपको बताना है। श्रृंखला का अगला पद बताना है। देखो 1 4 9 16 25, तो अगला पद क्या है? ये बहुत बार जो है आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, तो इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। ये आज का जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के होमवर्क वाला प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विषम का जो है चयन करें। विषम का आप लोगों को चयन करना है। यहाँ पे विषम कौन होने वाला है? आपको दिया है तांबा, जस्ता, पीतल, एल्युमिनियम, इसमें जो है अलग कौन सा है, ये हमें चुनना है। देखिए अगर आप देखोगे, जस्ता एक शुद्ध धातु है, तांबा भी एक शुद्ध धातु है, और पीतल क्या है? मिश्र धातु है, यानी कि अलग तो यही दिख गया हमें एल्युमिनियम भी एक शुद्ध धातु है, तो ये तो तीनों एक जैसे हैं, पर अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये मिश्र धातु है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के पिता के इकलौती पुत्री का जो है बेटा है। तस्वीर वाला जो है व्यक्ति राम से कैसे संबंधित है? वह जो है तस्वीर में जो व्यक्ति है वो राम का क्या है? देखो आप समझो कि आप खुद जो है राम हो, ठीक है, राम कह रहा है कि वह मेरे भाई के, तो राम है यहाँ पे, इसका कोई भाई होगा, भाई के पिता यानी इसके भी पिता हैं, कि इकलौती पुत्री यानी इसकी बहन का बेटा यानी कि इसका क्या लगेगा? तो राम का ये कौन लगेगा? बहन का बेटा। राम, आप राम हो, आपकी बहन का कोई बेटा है, तो आपका क्या लगेगा? वो भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। आप देखो यहाँ से लिखा है 2 से 6 यानी 4 जोड़ दिया, 6 से 12 6 जोड़ दिया, 12 से 20 8 जोड़ दिया, 20 से 30 10 जोड़ दिया। आप इसके आगे कितना जोड़ोगे? 4 6 8 12 10, 10 के बाद 12, 30 और 12 42। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
कथन निष्कर्ष कि सभी जो है शिक्षक विद्वान हैं। जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, ये क्या है, विद्वान है। विद्वान आप जो है यहाँ पे लिख लो, विद्वान को भी से। कुछ जो है विद्वान छात्र हैं, कुछ विद्वान भी क्या है, छात्र हैं। अब कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं। ये जितने भी शिक्षक हैं, यह का सभी के सभी स्टूडेंट है, बिल्कुल बात गलत है। कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। कुछ छात्र विद्वान हैं, छात्र का कुछ हिस्सा विद्वान है, ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि छात्र और विद्वान के बीच जो है कुछ संबंध बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, 7 से इसमें भाग दे दो। ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपको वो ध्यान देना है। मतलब शेष कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है, क्योंकि 7 8 56 पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब आप अगर आपसे पूछता कि 56 दिन बाद कौन सा होगा, तो 56 दिन बाद जो है आप लोगों को डायरेक्ट बताना था कि वो सोमवार ही होगा। पर यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सोमवार के बाद से पहला दिन क्या आएगा, मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बृहस्पतिवार, चौथा शुक्रवार, और पांचवा जो हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्या राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, शनिवार। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन बहुत एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।